स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। यूं तो सत्तारूढ़ पार्टी बेफिक्र रहती है राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन यहाँ विपक्ष में भाजपा पार्टी ने बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया है। एक तरह से खलबली मच गई है, क्योंकि भाजपा की ओर से प्रत्याशी ही ऐसा चुना गया है और प्रत्याशी की ओर से बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं। तो ये जानकारी बिल्कुल विस्तार से हम आप तक आज पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात शिक्षक भर्ती को लेकर करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से आज शिक्षक भर्ती को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। 2 सवाल लगाए गए थे, दोनों सवालों के अलग अलग जवाब इनकी ओर से दिए गए हैं और फिलहाल भर्ती को लेकर किस तरह का ऐलान किया गया है, ये अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। JOAIT पोस्ट कोड 817 पर भी आज सवाल लगाया गया था। सवाल का जवाब बिल्कुल सरकार ने दिया है। कब तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ये बात आज सरकार की ओर से कह दी गई है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। देखिए, पहली से लेकर जो 8वीं तक के स्कूल होंगे, अब वहां पर क्लस्टर सिस्टम क्योंकि लागू होने वाला है और ये कौन कौन से स्कूल्स में क्लस्टर सिस्टम लागू होगा। साथ ही साथ छुट्टियों को लेकर कुछ आपत्तियां यहां पर शिक्षकों की ओर से जताई जा रही थी कि वो किसी को भी इस बारे में सूचित नहीं करेंगे या प्रिंसिपल को नहीं करेंगे। तो नई गाइडलाइंस यहां पर जारी हो गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक क्या कुछ बात कही गई है, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह प्रेडिक्शन की गई है कि 3 दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। ये 18 फरवरी से 20 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। ये 72 घंटे के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जोरदार बर्फबारी होने वाली है। इसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और चंबा की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फ गिरने वाली है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जिले हैं जैसे कि ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा की बात करें तो यहां पर बारिश को लेकर पूर्व अनुमान जारी किया गया है। ये मौसम विज्ञान केंद्र से संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। तो अब 18 से लेकर 20 फरवरी तक काफी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 17 फरवरी से ही मौसम करवट बदल लेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। देखिए, आज नगर निगम का बजट भी था और मेयर सुरेंद्र चौहान ने ये 2024-25 के लिए लगभग 247 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें ग्रीन फीस वसूली जाएगी अब पर्यटकों से और लगभग सालाना 10 करोड़ रुपए की आय कमाई जाएगी। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है नगर निगम की ओर से। दूसरा बड़ा ऐलान यहां शराब की बोतल को लेकर किया गया है। इस पर सेस बढ़ा दिया गया है। 8 रुपए से 10 रुपए प्रति बोतल पर अब शराब की सेस लगने वाला है। तीसरा ऐलान शहर को लेकर किया गया है। विशेष तौर से ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा शहर शिमला में रहती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए सर्कुलर रोड्स को अब चौड़ा किया जाएगा। 130 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। 15 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहन खरीदे जाएंगे। शहर के कई वार्डों में नई सड़कें बनाई जाएंगी। पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहर में 350 नए बेंच लगाए जाएंगे। छोटा शिमला में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान किया गया है और पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने का ऐलान भी नगर निगम के इस बजट में मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से किया गया है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ उनकी ओर से अनाउंसमेंट्स हुई है, उस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले विधानसभा से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन था बजट सेशन का और खूब हंगामा बरपा है। दरअसल ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाया गया था भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से। अभी बिलासपुर अर्की में जो पानी का मैटर चल रहा है उसी से संबंधित ये मामला उठाया गया था। अर्की क्षेत्र के लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए वहां पर उठाऊ पेयजल योजना तैयार की जा रही है और इसके निर्माण पर रोक लगाई जा सके, इसलिए आम लोग भी बिलासपुर के सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी इससे पहले कुछ लोगों के साथ मिलकर ज्ञापन सरकार को सौंपा था, लेकिन जब इस निर्माण पर रोक नहीं लगी तो आज फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला सदन में भी उठाया गया। सरकार ने इस पर जवाब दिया, लेकिन सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं था और उसके बाद इन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करते दौरान यहां विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार गूंगी बहरी है। इससे पहले कई दफा ज्ञापन सौंपे गए, ये बात सरकार तक पहुंचाई गई कि यदि यहां बिलासपुर की अलीखड्ड से पानी उठाया जाता है, वो भी 10 लाख लीटर के करीब, तो फिर बिलासपुर में पेयजल स्कीम और जो सिंचाई योजना है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी उठाऊ पेयजल योजना पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई, निर्माण कार्य जारी रहा और अब अगर आने वाले समय में भी इस निर्माण कार्य को जारी रखा जाता है तो ये चुप
चुप नहीं बैठेंगे, बड़ा आंदोलन भी इस पर होकर रहेगा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी नोकझोंक हो गई थी और फिर सदन से बाहर निकलकर जब वॉकआउट किया विपक्षी नेताओं ने तो खूब हंगामा भी किया और नारे भी लगाए सरकार के खिलाफ। अब आना चाहेंगे नामांकन प्रक्रिया पर, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया पूरी की जानी थी। 15 फरवरी का दिन इसके लिए तय किया गया था। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी है, पिछले कल भी हमने क्योंकि जानकारी दी थी, अभिषेक मनु सिंघवी हैं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। इन्हें ये मौका दिया गया है। इससे पहले भी ये लगभग 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और चौथी बार कांग्रेस हाईकमान ने इनका नाम तय किया है हिमाचल प्रदेश से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में और जो सांसद प्रतिभा सिंह है उनकी मौजूदगी में आज इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। लेकिन देखिए, इसी बीच भाजपा बड़ा सियासी खेल खेल गई है। वो भी किस तरह से, क्योंकि भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। देखिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है वो हमेशा बेफिक्र रहती है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को पता है कि उनके पास मेजॉरिटी है। लेकिन भाजपा के पास पर्याप्त संख्या भी नहीं है विधायकों की, उसके बावजूद भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में ये भाजपाई नजर भी आ रहे हैं। खैर, कारण इसका क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी ये दे देते हैं कि हर्ष महाजन को इन्होंने कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। आज इन्होंने भी अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे विधानसभा में और डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। दावा दरअसल हर्ष महाजन की ओर से यह किया जा रहा है कि कई कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि क्रॉस वोटिंग यहां पर हो सकती है। अब अगर क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो फिर यहां कांग्रेस को काफी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात हर्ष महाजन की ओर से यह भी कही गई है कि 27 फरवरी को यह फैसला भी हो जाएगा, सबके सामने खुलासा हो जाएगा कि कांग्रेस में कितनी ही एकजुटता है। अभी देखिए, कुछ समय पहले ही हर्ष महाजन ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का हाथ थाम लिया था और उस वक्त ये वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर कांग्रेस में थे। लेकिन काफी ज्यादा खलबली मच गई थी जब हर्ष महाजन ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का हाथ थामा था और अब इन्हें ही प्रत्याशी के तौर पर आगे भी किया गया है भाजपा की ओर से। और कई बड़ी स्टेटमेंट्स भी बड़े नेताओं की ओर से इसमें दी जा रही है, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष जयराम की बात करें या डॉक्टर राजीव बिंदल की बात करें तो बिल्कुल इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं जैसे कि वो फुल कॉन्फिडेंस में हो कि कुछ एक कांग्रेस विधायक उन्हीं का साथ देने वाले हैं वोटिंग के लिए। और हर्ष महाजन की ओर से भी ये कह दिया गया कि कांग्रेस विधायक भी जरूरी है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने वोटिंग करते हुए। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि सिंघवी मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं, बाहरी राज्य के हैं और जो हर्ष महाजन है वो तो हिमाचल के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में हिमाचली नेता को ही अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल कुछ ऐसे शब्दों का आज इस्तेमाल किया गया है और कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं। अब देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर अगर हम आए तो इनकी ओर से भी आज स्टेटमेंट दी गई है। इनका यह कहना था कि लोकतंत्र में कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपनी ओर से प्रत्याशी उतारा है। इतनी सी बात कहकर ये रुक गए। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह कहा कि बेहतर होता अगर कांग्रेस किसी हिमाचली नेता को मौका देती, लेकिन यहां तो बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति को मौका दिया गया है हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। इससे कांग्रेस नेताओं को भी ठेस पहुंची है। कांग्रेस नेताओं को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी जल्दी ही भुगतने वाली है। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही है। दूसरी बात उन्होंने वाटर सेस को लेकर भी कह दी और साथ ही साथ इसी बात पर आड़े हाथों ले लिया राज्यसभा प्रत्याशी को भी कांग्रेस के। उनका ये कहना था कि वाटर सेस लगाने का फैसला पहले यहां सरकार ने लिया और कुछ कंपनीज ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन कंपनी के जो वकील हैं उन्हें ही राज्यसभा सदस्य के तौर पर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। ये किस तरह की राजनीति की जा रही है कांग्रेस की ओर से, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। राज्यपाल अभिभाषण पर भी नेता प्रतिपक्ष की ओर से एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि अभिभाषण में कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं गिनाई गई है जिसे सराहाया जा सके और किसी भी गारंटी का उल्लेख नहीं है। लेकिन इसमें राज्यपाल भी क्या करते जब सरकार ने ही कुछ नहीं किया। ये तंज आज बड़ा यहां पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से कसा गया है। हालांकि सीएम सुक्खू ने भी फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है।
पहली बात तो उन्होंने ये कह दी, क्योंकि हर्ष महाजन को लेकर बड़े बड़े दावे अब भाजपाइयों की ओर से किए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। कुछ कांग्रेस विधायक हैं जो कि उनके संपर्क में हैं, तो मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को ये ध्यान होना चाहिए, मेजॉरिटी कांग्रेस के साथ है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कांग्रेस के विधायक उनके साथ जाकर मिल जाए, और 27 फरवरी को वो भी देख लेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। इससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ कि विपक्ष की ओर से अपना अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा गया और फिर मुंह की उन्हें खानी पड़ी। अगली बात उन्होंने वाटर सेस को लेकर भी कही, जिसमें उनका मानना था कि जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। ये भी आज स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया गया है। मिशन लोटस की बात को भी बार बार भाजपा अलप रही है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। पिछले 1-1.5 साल से यही भाजपा कह रही है कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, भाजपा दोबारा से सत्ता में काबिज होगी, लेकिन ये सिर्फ कहना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते और लोगों को गुमराह करते हैं। ये भी मुख्यमंत्री की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है। अब देखिए, आना चाहेंगे इस तनातनी के बीच जो अभी कांग्रेस में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि 2 ग्रुप्स डिवाइड हो गए हैं। एक सीएम सुक्खू का गुट है और दूसरा जो पूर्व में सीएम रह चुके हैं और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का गुट है। तो तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और कुछ एक कांग्रेस विधायक ऐसे भी माने जा रहे हैं, बाकी के कांग्रेस नेता भी ऐसे माने जा रहे हैं जो नाराज चल रहे हैं इस बात से कि आखिरकार बाहरी राज्य के नेता को राज्यसभा सदस्य के तौर पर क्यों चुना गया, यहां के नेताओं को यह मौका क्यों नहीं दिया गया, उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। हालांकि खुलकर कोई इस पर नहीं कहना चाहता, ये बात भी चर्चाओं में काफी ज्यादा बनी हुई है। लेकिन भाजपा की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि एक तरह से कुछ कांग्रेस विधायक उनके साथ मिलने वाले हैं या फिर जीत उन्हीं की होने वाली है, क्योंकि हर्ष महाजन ने तो यह भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कोई भी लड़ाई हारने के लिए भाजपा नहीं लड़ती, केवल जीत के लिए ही लड़ती है। तो उनके शब्दों से कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे थे कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में वो है। तो अभी देखिए 68 क्योंकि विधानसभा क्षेत्र है, 68 हमारे पास विधायक हैं, इसमें भाजपा के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं। अब भाजपा को अगर जीत हासिल करनी होगी तो उन्हें 10 विधायक और चाहिए होंगे। अभी फिलहाल 2 से 3 ऐसे कांग्रेस के एमएलएज हैं जो कुछ एक चीजों में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं इससे पहले कई मर्तबा, और कई मर्तबा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट साझा किए हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो 10 के करीब क्वांटिटी है, ये हमें काफी ज्यादा लग रही है और भाजपा की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि 27 फरवरी को पता लग जाएगा कौन पीछे है कौन आगे है। और कांग्रेस सरकार भी यही कहती हुई नजर आ रही है कि 27 फरवरी को भाजपाइयों को भी पता लग जाएगा कौन आगे है कौन पीछे है। हालांकि अब देखना होगा, ये 27 फरवरी को ही एक तरह से तय होने वाला है कि क्या कुछ इस बार होता है। मल्टीटास्क वर्कर्स पर अब आना चाहेंगे। मल्टीटास्क वर्कर्स की ओर से क्योंकि विधानसभा का घेराव आज किया गया है, हालांकि ये पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। इनका कहना है कि 8 घंटे तक अपनी सेवाएं ये लोक निर्माण विभाग में दे रहे हैं और इन्हें 150 रुपए ही दिहाड़ी के रूप में दिए जा रहे हैं, जिस वजह से घर परिवार चलाना इन्हें बेहद मुश्किल हो गया है। 150 रुपए में इनका आधा किराया ही खर्च हो जाता है, तो घर परिवार के लिए कुछ नहीं बच पाता। इसलिए पॉलिसी इनके लिए भी बनाई जाए और उच्च वेतन इनके लिए भी निर्धारित किया जाए। अभी देखिए 2 से 3 वर्ग ऐसे हैं जो रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं, वो तो पूरी हुई नहीं। अब मल्टीटास्क वर्कर्स भी सामने आ गए हैं कि इन्हें भी रेगुलर पॉलिसी चाहिए। इस मांग के साथ आज ये विधानसभा के बाहर पहुंचे थे। अब क्लस्टर सिस्टम पर आना चाहेंगे। 1ली से 12वीं तक के स्कूलों में अब क्लस्टर सिस्टम लागू होने वाला है। ये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। नई गाइडलाइंस जारी हुई है और मकसद यही है कि समन्वय बनाया जा सके प्री प्राइमरी और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में। अभी तक क्योंकि समन्वय नहीं है, जब एक ही क्लस्टर सिस्टम लागू होगा तो फिर एक साथ इन शिक्षकों को कार्य करना होगा। छात्रों के लिए मिड डे मील एक साथ बनेगा, मॉर्निंग असेंबली एक साथ कंडक्ट करवानी होगी। लेकिन ये भी बात है कि क्लस्टर सिस्टम केवल उन स्कूलों में ही लागू होगा जो 300 से 500 मीटर के दायरे में होंगे। तो वहां पर मिड डे मील एक साथ बनेगा 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के लिए। और दूसरी बड़ी बात, मॉर्निंग असेंबली भी एक साथ कंडक्ट होगी। वो 1ली से लेकर 12वीं तक की सभी छात्रों के लिए एक साथ मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करवाने की बात हुई है। लेकिन जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जेबीटी अध्यापकों की छुट्टी, डेप्यूटेशन या टूर प्रोग्राम सीएचटी ही तय करेंगे। यानी कि जेबीटी टीचरों को छुट्टी पर जाना होगा तो उन्हें स्कूल प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होगी। और साथ ही साथ यदि लंबी छुट्टी के लिए जाना है, 15 से 20 दिन या उससे ज्यादा की छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो क्लस्टर कमेटी के अध्यक्ष
या फिर सचिव को भी इस बारे में सूचना देनी होगी, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके, यानी कि ऑप्शन में कोई दूसरा टीचर वहां पर तैयार किया जा सके। अब बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी सफर ना हो, इसे लेकर कई तरह के कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। क्लस्टर सिस्टम जो लागू किया जा रहा है, ये भी हम एक इसी का ही पहलू कह सकते हैं। अब देखिए, शिक्षकों को अगर छुट्टियों पर जाना है तो समय से पहले ही ये जानकारी सीएचटी को भी देनी होगी, साथ ही साथ क्लस्टर कमेटी के अध्यक्ष को भी देनी होगी, सदस्य सचिव को भी देनी होगी, और अगर नहीं देते हैं तो इन पर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि अब ये नए कदम हैं जिन पर अमल भी किया जाएगा। और मॉर्निंग असेंबली मिड डे मील को लेकर हम जानकारी दे ही चुके हैं, एक साथ बनने वाला है। पहले पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए मिड डे मील अलग बनता था, 6वीं 7वीं 8वीं के लिए अलग बनता था, लेकिन अब पहली से लेकर 8वीं कक्षा के लिए मिड डे मील एक साथ ही बनाया जाएगा। देखिए, शिक्षक भर्ती पर ऐलान किया गया है, और ये 2 नए ऐलान हैं आज। एक ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, दूसरा शिक्षा मंत्री ने किया है। 2 सवाल लगाए गए थे विधानसभा में, दोनों सवालों के अलग अलग जवाब सामने आए हैं। पहला सवाल तो ये था कि टीजीटी भर्ती कमीशन के माध्यम से कब होगी, तो इस पर मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि लगभग 6500 के करीब पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। सभी वर्गों के शिक्षकों के इसमें आधी भर्तियां बैच वाइज आधार पर होंगी, आधी कमीशन वाइज होंगी। और अभी क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं, तो जल्दी उन्हें भरा जा सके, इसके लिए एक नई भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी। अब ये फिर से नई भर्ती पॉलिसी लाने की बात हुई है। इससे पहले गेस्ट टीचर भर्ती लाई गई थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। तो क्या उसे ही कंटिन्यू करने की यहां पर बात हो रही है, या फिर कोई नई नीति यहां पर फिर से लाई जाएगी, इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेकिन नई पॉलिसी के तहत ही अब खाली पदों को फिर से जल्दी भरा जाएगा, क्योंकि कमीशन और बैच वाइज के जरिए काफी ज्यादा समय लग जाता है। बच्चों को ज्यादा दिनों तक पढ़ाई से वंचित नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये डिसीजन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक तो ये ऐलान कर दिया है नई भर्ती पॉलिसी को लेकर, और इस पर कुछ एक शिक्षाविदों से भी चर्चा की जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। दूसरा जो सवाल किया गया था वो कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन की ओर से किया गया था। इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से जवाब ये दिया गया है कि उनकी सरकार ने 400 प्रिंसिपल प्रमोट किए हैं, और स्कूल लेक्चरर भी प्रमोशन के जरिए 401 नियुक्त हुए हैं। अब कमीशन के जरिए 585 पद भरे जा रहे हैं, तो इससे रिक्तियां दूर हो जाएंगी। अभी कितने पद खाली चल रहे हैं, प्रमोशन के जरिए कितने भरे गए हैं, ये दरअसल इसमें सवाल उठाया गया था। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि किसी अन्य पॉलिसी के बजाय रेगुलर से ही टीचर भर्ती होंगे। अब मुख्यमंत्री ने यह तो कह दिया कि नई भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी दूसरे सवाल के जवाब में कहा है कि रेगुलर पॉलिसी ही लाई जाएगी, यानी कि अस्थायी तौर पर अब भर्ती नहीं होगी। तो ऐसी पॉलिसी जो कि अस्थायी तौर पर लाई जाए, उसके बजाय एक रेगुलर माध्यम से ही टीचर्स की भर्ती होने वाली है। तो अब इस पर क्लैरिटी देखिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक और भर्ती पॉलिसी लाने की बात हो रही है। तो क्या भर्ती पॉलिसी ऐसी होगी जिससे स्थायी भर्तियां हो पाएंगी, सवाल तो ये उठता है। और स्थायी भर्तियां तो कमीशन या बैच वाइज माध्यम से ही होती हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने दूसरी ओर जब ये चीज कह दी कि किसी अन्य पॉलिसी के बजाय रेगुलर माध्यम से ही यहां भर्तियां होंगी, तो फिर दरअसल इस भर्ती पॉलिसी को लेकर कुछ एक सवाल उठ जाते हैं। अगले कल हमारा बिल्कुल ये मकसद रहेगा कि इस बारे में हम ये क्लैरिटी ले सके शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से कि आखिरकार ये मुख्यमंत्री कौन सी भर्ती पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से पेश किया गया है। सप्लीमेंट्री बजट में ये बताया जाता है कि कितना अतिरिक्त खर्च हुआ है। पिछली बारी का जो बजट सेशन था उसमें 53,413 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था, और यही बजट पारित हुआ था। तो अब उसके अलावा लगभग 10,307 करोड़ अतिरिक्त खर्च हुए हैं, ये मुख्यमंत्री की ओर से आज जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम 53,413 करोड़ और 10,307 करोड़ जो कि अतिरिक्त खर्च है उसे मिला दे, 63,720 करोड़ हो चुका है। लोन के प्रबंधन और ओवरड्राफ्ट के लिए ही 3,368 करोड़ रुपए इस साल लगाने पड़े हैं, ये मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। अनुपूरक बजट के अनुसार राज्य स्कीमों में सरकार ने 7,267 करोड़ और केंद्रीय स्कीमों में 3,040 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए हैं। प्रबंधन और ओवरड्राफ्ट के लिए 3,368 करोड़, जल आपूर्ति योजनाओं में 696 करोड़, पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ के लिए 599 करोड़, एचआरटीसी को वित्तीय सहायता देने पर 442 करोड़, विद्युत उत्पादन और पावर कॉर्पोरेशन के लोन के तौर पर 363 करोड़ और अस्पतालों के निर्माण पर 280 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। दरअसल ये पूरा ब्यौरा दिया गया है कि जो अतिरिक्त बजट है वो कहां कहां खर्च किया गया है। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे।
अगली बात पोस्ट कोड 817 पर करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये भी सवाल लगाया गया था। राकेश चमवाल ने ये सवाल पूछा था कि आखिरकार कब तक रिजल्ट घोषित होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी इस पोस्ट कोड पर तो ऑर्डर आ चुके हैं, तो सरकार इतना ज्यादा समय क्यों ले रही है? जवाब इसमें यही दिया गया है सरकार की ओर से कि फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और जब डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लौटेंगे तो पहली बैठक इसकी होगी। हालांकि 3 महीने कैबिनेट सब कमेटी को दिए गए हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए। कैबिनेट सब कमेटी 3 महीने के दौरान कई बैठकें करेगी, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिरकार कब और कैसे इस पूरे मामले में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कानूनी पहलू भी देखे जाएंगे, कानूनी राय भी दरअसल इसमें ली जाएगी, क्योंकि पेपर लीक होने का मामला भी इसमें सामने आया है, एफआईआर भी दर्ज है, तो इसलिए 3 महीने लगेंगे, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले जेओआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित नहीं होने वाला है। और सबसे ज्यादा इसी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी चिंतित है, सड़कों पर उतर गए हैं, इनकी ओर से क्रमिक अनशन जारी है। हालांकि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी इनके साथ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या पोस्ट कोड 817 की ही है, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें बहुत ज्यादा है, पोस्टें इसमें सबसे ज्यादा थी। और स्थिति अभी देखिए क्या है, जो जवाब सामने से आया है उसमें केवल इतना कह दिया गया है कि कैबिनेट सब कमेटी की ओर से 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट को देखते हुए कैबिनेट इसमें फैसला लेगी। यानी कि जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पर ही अपनी सिफारिशें कमेटी भी कैबिनेट में रखेगी और फिर डिसीजन होगा इनका रिजल्ट घोषित करने पे। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।